नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैल्यू नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज शो पे हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार। नमस्कार हर्ष जी, आपका शो पे है। नमस्कार। शुरू करते हैं पहले एग्जिट पोल से। कल रात पे एग्जिट पोल और काफ़ी लोगों ने 350 दिखाया, बट कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 401 402 तक भी जा सकता है। तो पहले तो आपकी उस पर टिप्पणी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो मानते ही नहीं है कि एग्जिट पोल को हम देखते नहीं हैं। आप भी उसको मानते हैं या फिर थोड़ा सा? देखिए, एग्जिट पोल एक रेफरेंस है, ब्रॉड रेफरेंस है, और वो एक तरह का जो एजेंसीज इसको करती हैं उनका अपना काम करने का तरीका भी होता है, और क्या सैंपल सर्वे रहता है, ये सब चीज़ों पे निर्भर करता है। पर मोर और लेस अभी तक का जो पिछला मैं 12-15 सालों का एग्जिट पोल देखूं तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एग्जिट पोल से ड्रास्टिकली डेविएट करता है। बिल्कुल 10-15% डेविएशन हो भी सकता है, क्योंकि पोल तो पोल है, फिर एग्जिट पोल इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सर्वे। मुझे लगता है कि अभी हमारा पूरा कैंपेन एनडीए 400 पार पे रहा है। मुझे आज भी ये उम्मीद लगती है कि हम 400 टच कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, मैं आपके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा कि आपने पहले बैचलर्स ऑफ साइंस करी, फिर आप उसके बाद आपने एलएलबी करी, और आपके जो नॉमिनेशन फॉर्म था उसमें आपने लिखा हुआ था कि आप एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। तो ये जर्नी क्या थी कि आप पहले साइंस, फिर आपने जो एलएलबी करी, फिर आपने बिजनेस किया, उसके बाद फिर आप जो है बीजेपी के अंदर आप जो एमपी ऑलमोस्ट एग्जिट पोल्स में आप आ गए ही हैं, और 2 दिन के बाद शायद आप एमपी हो भी जाएं। तो जर्नी क्या थी आपकी? मतलब बहुत डिफरेंट फील्ड से होते हुए आप यहाँ पर आए। देखिए, यंग एज में जब आप एजुकेशन को चूज़ करते हैं तो आपके कुछ एम्बिशंस होते हैं। आपको अपना एक लाइन चूज़ किया होता है, या आपको लगता है कि मुझे उस लाइन में जाना है। एक तो ये बात रहती है, लेकिन एक बात मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया तो वो सिर्फ मैंने पेड़ पौधों की पढ़ाई करी ऐसा नहीं है। मैं उसको 50% मानता हूँ। 50% जो कॉलेज के अंदर आप सोशली सीखते हैं अपने फेलो कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स से, प्रोफेसर से, ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द कैंपस, ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द कॉलेज, आप अपने जस्ट 1 साल सीनियर आपसे बहुत मैच्योर होता है। 12th करके जो बच्चा या स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जाता है वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह होता है, लेकिन सेकंड ईयर का बच्चा बहुत कुछ समाज को समझा हुआ होता है। तो ठीक है, मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया, और एक लाइन धीरे धीरे उस समय के एम्बिशंस शायद ये थे कि मैं टीचिंग में जाऊं या मैं डॉक्टर प्रोफेशन में जाऊं। समहाउ उस समय नहीं हो पाया। फिर लॉ, इसलिए कि लॉ तो एक बेसिक नॉलेज है। मेरे हिसाब से वो अगर देश का हर सिटीजन भी अगर करे तो भी वो एक ज़रूरत है। लॉ का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आपको एज एन एडवोकेट प्रोफेशन में जाना है, बट वो एक बेसिक नॉलेज, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके क्या अधिकार हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, हाउ लीगल सिस्टम वर्क्स, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसे काम करता है, सरकार कैसे काम करती है, वो एक बेसिक है। प्रिंटिंग मैंने प्रोफेशन चुना और आज भी मेरी रोजी रोटी प्रिंटिंग से ही चलती है। पॉलिटिक्स भी शायद बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। अच्छा। तो
बचपन से ही अराउंड 77 के बाद से, जब मैं 12-13 साल का था, तब से शाखा जाना और वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट व्यक्ति की होती है और समाज के लिए, देश के लिए काम करने की शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। तो आप एबीपी वगैरह के आप पार्ट थे मतलब उस टाइम? एबीवीपी तो जब कॉलेज में गए तो आई वाज जस्ट ए मेंबर। ओके। साइंस स्टूडेंट के पास समय कम होता है, वो इलेक्शन के दिनों में ही काम करता है। मैं उस समय भी एबीवीपी का मेंबर होते हुए इलेक्शन के दिनों में, जो डूसू के इलेक्शंस रहते थे, उसमें काम किया। सब जो चुनाव लड़ने वाले थे वो दोस्त ही होते थे, तो दोस्ती के नाते भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते भी। समझ गया। तो आपने कहा साइंस में आपकी बहुत दिलचस्पी थी। मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि आप जो है एक एनजीओ भी चलाते हैं ऑर्गन डोनेशन का, उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक हमारा कुछ 200-250 साथियों का एक पैशन है। अच्छा। हमने कोई 26-27 साल पहले हमारे जो इस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आलोक कुमार जी, वो उस समय हमारे यहाँ विधायक थे। अच्छा। तो उनके साथ, उनकी प्रेरणा से कहा जाए, उनकी हमें गाइडेंस से ऐसा लगा कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। यंग एज थी और उस समय हमने, कुछ दोस्तों ने तय किया कि हम अपने मरने के बाद अपनी ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे। इट वाज नॉट प्लान्ड कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, बट जब ये चीज़ अखबार में छपती है, कोई 10-12 यंग लोग गए रजिस्ट्रार के पास, अपनी विल रजिस्टर कराई दैट वी वुड लाइक टू डोनेट आवर ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑल्सो आफ्टर आवर डेथ। तो थोड़ा लोगों का रिस्पांस भी आया कि हाँ, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इसको एक ऑर्गेनाइज लेवल पर काम करना चाहिए, क्योंकि जब हमने ये प्लेज किया था तो उस समय मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज गए थे देखने के लिए कि बॉडी डोनेशन क्यों ज़रूरी है। पर वहाँ जाकर के लगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, पहले 2 साल उन्हें एनाटमी की जो पढ़ाई है वो एक कैडेवर पर करनी होती है। कैडेवर इज़ ए डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी, जिसको टेक्निकली कैडेवर बोलते हैं। उनका एनाटमी का जो टीचर है वो बेसिकली कैडेवर है। 2 साल तक सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर सेल, हर ऑर्गन, मसल्स, टिश्यूज़, बोन्स, हार्ट, लंग्स, ऑर्गन, सभी पर एक बार उनको प्रैक्टिकली खुद देखना कौन चीज़ कहाँ प्लेस है। तो हमें लगा कि उस समय 20-25 बच्चे एक कैडेवर पर काम करते थे। आइडियली इट शुड बी नॉट मोर देन 6 स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन अ कैडेवर। ओके। फिर लगा कि एक कुछ ऑर्गेनाइज लेवल पर करना चाहिए। फिर हमने सोसाइटी में इसको ले जाने का सोचा। तब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दधीची देहदान समिति। उसमें आलोक जी हमारे अध्यक्ष रहे बहुत समय तक। फिर जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुए, तो फिर मैं पिछले 7-8 साल से अध्यक्ष हूँ। 14 साल मैंने महामंत्री के नाते काम किया है। उसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गन और बॉडी डोनेट करना चाहिए आफ्टर देयर डेथ। और हम सिर्फ मोबिलाइज और मोटिवेट नहीं करते हैं, हम उनके प्लेटफॉर्म्स भरवाते हैं विद द एश्योरेंस कि जब वो टाइम आएगा उस समय हम, क्योंकि हमारा सारा जो ऑर्गन और बॉडी का डोनेशन है वो सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को जाता है, मेडिकल कॉलेजेस को जाएगा, हॉस्पिटल्स को जाएगा, ट्रॉमा सेंटर्स को जाएगा। तो उस समय रात को 12 बजे अगर आई डोनेशन होना है तो हो सकता है सरकारी सिस्टम का फ़ोन ना उठे या रिस्पांस प्रॉपर नहीं आए, बट हमने अपने जिम्मे लिया और हमने अपनी सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप किया, उनसे बात की, उनसे लगातार टच में रहे कि हम रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो आई डोनेशन के लिए प्रिपरेशन रहनी चाहिए। सरकार तैयार रहती है पर ह्यूमन फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। तो हम ये काम जो है वो ज़रूर करते हैं। वी try to make a bridge between a family who is trying to donate and the government institutes. गेटिंग इट। नहीं तो काफ़ी अच्छा काम है। अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दों पे, सीरियस मुद्दों पे, जो कि
ये भी बहुत सीरियस मुद्दा था। नहीं बिल्कुल, ये सीरियस मुद्दा था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। बेसिकली सीरियस मुद्दे जनता के तरफ से, जो कि आज जो पिछले 1 महीने 2 महीने से जो इलेक्शन चल रहा है उसके जो सीरियस मुद्दे हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है पिछले 1-2 हफ्ते से ट्विटर के ऊपर, जहाँ पर कि एक टैंकर है, पानी का टैंकर, वो आके रुकता है और पागलों की तरह लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं पानी के लिए। मैंने आपके कुछ इंटरव्यू पहले भी देखे और आम आदमी पार्टी के भी मैंने कुछ इंटरव्यू देखे और मेरे को समझ में आया कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या बहुत बड़ी हो गई है आज की डेट में। पॉल्यूशन वगैरह तो थे ही, अब पानी बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है। तो मैं आपकी उसके ऊपर एक राय जानना चाहता हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं और वो किसके पाले में वो प्रॉब्लम आ रही है? क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है या फिर बीजेपी के जो एमपी यहाँ पर पहले थे उनकी तरफ से वो प्रॉब्लम आ रही है? बहुत अनफॉर्चुनेट है, दिल्ली देश की राजधानी है। पिछले 10 साल से जल बोर्ड के सीईओज आम आदमी पार्टी के हैं। स्वयं केजरीवाल जल बोर्ड के सीईओ रहे हैं, राघव चड्ढा रहे हैं। अभी भी आतिशी उस काम को देखती हैं। जल बोर्ड बिजली पानी का तो ये दावा करते हैं कि फ्री पानी देंगे, पर पानी तो दें, साफ पानी तो दें। मैं टेक्निकली बात करूं, लगभग 950 MGD पानी दिल्ली को मिलता है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत में मुश्किल से 50-60 MGD की और ज़रूरत हो सकती है। वैसे और भी दे तो अच्छा है, लेकिन इनका मैनेजमेंट इतना पुअर है। जब 2015 में 13 में ये सरकार में आए थे तो जल बोर्ड 600 करोड़ के फ़ायदे में था, आज 65,000 करोड़ के डेप्ट में। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द करप्शन बाय द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन दिल्ली। टैंकर माफिया को रोते थे ये कि शीला दीक्षित के खिलाफ हम FIR करेंगे, खुद उसी टैंकर माफिया को अपना पार्ट बना लिया, ये उसके पार्ट हो गए। आज फिल्टर्ड वाटर जो इन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इन लोगों से, केजरीवाल साहब से, आतिशी जी से, कौन सा नया इन्होंने संयंत्र लगाया, कौन सा नया इन्होंने दिल्ली के लिए पानी रॉ वाटर को फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए इन्होंने कौन सा सेंटर नया लगाया? क्या कोई प्लान भी किया? 10 साल में नो प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन। इनको पता नहीं था कि आज ये कंजप्शन है, हर साल कंजप्शन बढ़ सकती है। आप सुबह 2-3 बजे जा कर के देखिए, जो बड़ी 6 फीट की पाइप पानी की वजीराबाद से जो सोनिया विहार वाले संयंत्र से साउथ दिल्ली में जाती हैं पाइपलाइंस, वहाँ पर टैंकर माफिया सारी रात काम करता है। पाइपों को बड़े बड़े चेक करके या जैसे भी वो टैंकर भरते हैं उसमें। तो दिस इज ए अटर फेलियर ऑफ द केजरीवाल गवर्नमेंट। मतलब दिल्ली को आपका लोगो है फ्री पानी, कहाँ है पानी? मतलब आप ढकोसला करते हैं, नाटक करते हैं, जेल के अंदर बैठ के आतिशी को चिट्ठी लिखते हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा उनको टैंकर दो। अरे लानत है भाई तुम्हारे ऊपर। आज भी तुम ये कहो 10 साल के बाद कि आज इस जगह पे पानी नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड मोदी गवर्नमेंट ने पानी के साथ साथ नल से जल दिया है, सब गाँव में, सब घरों में पहुँचा है। करोड़ों घरों में, 50 करोड़ घरों में नल से जल पहुँचा है। और ये लोग सिर्फ तमाशा करते हैं, ढकोसला करते हैं, नौटंकी करते हैं जेल से बैठे हुए। इन्हें जेल में जाके याद आ रहा है कि मुझे पानी टैंकर से देना है। 9 साल 9.5 साल तुम मुख्यमंत्री हो, तब कुछ नहीं करते हो। एक चीज़ और है, आज केजरीवाल जी ने अभी सरेंडर कर दिया है। आज उनको वापस जाना था, 2 बज रहा है, 2 तारीख आज हो चुकी है। कल एग्जिट पोल के अंदर ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी जो कि 2014-15 में आई, उसने 2019 के अंदर कुछ ग्राउंड बनाया अपना नेशनल इलेक्शन के अंदर, और ये कहा जा रहा था कि ये पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। मगर कल जब हमने एग्जिट पोल देखा तो हमने देखा कि वाइप आउट हो चुका है आम आदमी पार्टी का। ना पंजाब में कोई सीट है, ना दिल्ली में कोई सीट है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने इश्यूज अभी चल रहे हैं पानी वगैरह को लेके और जो इनके स्कैम के इश्यूज हैं, क्या इसकी वजह से इनका बिल्कुल ही पत्ता इस बारी साफ हो जाएगा नेशनल इलेक्शन से? जो बीजेपी उनको एक तरीके से एक ओपोनेंट के तौर पे देख रही थी नेशनल में,
क्या वो एक डर खत्म हो जाएगा बीजेपी की तरफ से? बीजेपी ने कभी उनको नेशनल अपोनेंट नहीं देखा, लॉजिकली भी नहीं बनता। जो पार्टी 21-22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है लोकसभा में, वो नेशनल अपोनेंट कैसे हो सकती है? दिल्ली में उनका स्टेक हो सकता है, पंजाब में हो सकता है क्योंकि उनकी सरकारें हैं, पर आप दिल्ली में देखिए एक भी सीट नहीं आने वाली है। पंजाब में तो बल्कि वो ये चार सीटों पर तो वो चुनाव ही लड़े हैं, बिल्कुल। 3 पे तो उन्होंने सरेंडर ही कर दिया। मतलब 55% सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना 45% शेयर तो कांग्रेस को ही दे दिया। उनका डर तो तभी झलक गया था जब वो दिल्ली में कोलिशन कर रहे थे। अगर इतना दम था, इतना काम किया था, सब कुछ ठीक था, तो 7 सीट पर चुनाव लड़ते ना। आपने कांग्रेस से कोई कोलिशन नहीं किया पंजाब में, सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है। वहां पर भी सुपड़ा साफ हो रहा है। दिल्ली तो 0 ही आ रही है, इनकी एक भी सीट नहीं आ रही है चारों में से। कांग्रेस भी 0 होती जा रही है। चलिए, ये थी ओपोनेंट्स की बात। अब आते हैं मोदी 3.0 पे। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी हम पंजाब की बात कर रहे थे, उसी पंजाब के अंदर कल एग्जिट पोल ने 2 से 4 सीट भी बीजेपी की दिखाई है। तो कहीं ना कहीं वोटर बेस बीजेपी का पंजाब में भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर भी और केरला में भी इस बार कह रहे हैं कि सीट आ सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं। तो मोदी 3.0 में ऐसा क्या होने वाला, जो लोग साउथ से लेके, नॉर्थ से लेके, ईस्ट से लेके, और पश्चिम बंगाल तो आपने देखा ही, वहाँ तो बिल्कुल ही एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो हर जगह इस समय मोदी 3.0 की लहर चल रही है। अगर आप एमपी बन जाते हैं कल, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बीजेपी इस बारी अगले 5 साल के अंदर जनता के लिए लेकर आने वाली है? देखिए, मोदी जी की जो लहर है ये ऐसे ही नहीं आई है। 10 साल का डेडिकेटेड, फ्लॉलेस हार्ड वर्क है। हर स्फीयर में, इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, नेशनल लेवल पर देखिए, देश का सम्मान पूरे विश्व में जिस स्तर पे इस इरा में बढ़ा है, पिछले 65 सालों में तो हमारे मिनिस्टर्स, यूपीए के मिनिस्टर्स अमेरिका जाते थे तो उनके जूते उतार करके चेक स्क्रूटनी होती थी, सिक्योरिटी चेक होता था। स्वयं मोदी जी को एज सीएम डिनाई कर दिया था अमेरिका ने वीज़ा। आज वही अमेरिका है जो अपने देश के प्रेसिडेंशियल चुनाव में मोदी जी को बुलाता है इंडियन डियास्पोरा से बात करने के लिए। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। देश में, अयोध्या में ही राम मंदिर नहीं बना है, अबू धाबी में भी राम मंदिर बना है। तो ये बहुत डेडिकेटेड, नेशनलिस्टिक हार्ड वर्क के कारण मोदी 3 आ रहा है। और जो पिछले, चाहे वो मैं कहूँ कि 18,000 गांव में 2014 में बिजली नहीं थी, 19 तक उन 18,000 गांव में बिजली आई है। दुर्भाग्य है कि 65 सालों में हमारे देश में 18,000 गांव थे जिसमें बिजली नहीं थी। मोदी जी ने तय किया कि 5 साल के अंदर अंदर होगा, 4 साल के अंदर अंदर 18,000 गांव में बिजली पहुंची। फिर उसके बाद तय किया हर घर में बल्ब पहुंचेगा, तो 2017-18 में हर घर में बल्ब पहुंचा। ये छोटी बात नहीं है। इमेजिन करके देखिए कि लाइट नहीं हो तो क्या हाल होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर स्फीयर पे अंत्योदय तो किया ही किया है, पर देश का जो मान सम्मान और देश के सैनिकों का जो मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है, जिसके कारण से आज आतंकवाद खत्म हुआ है। देश के अंदर आतंकवाद समाप्ति पर है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी, देश की बॉर्डर्स की सिक्योरिटी इतनी मजबूत हुई है कि देशवासियों को इस बात की अब चिंता ही नहीं है। 370 को हटाने का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था, और उसको एग्जीक्यूट करना आज के सिनेरियो में बहुत बड़ी बात थी। और मैं मानता हूँ कि अगले 5 वर्षों में ये जो पिछले 10 साल में काम हुए हैं, ये आधारशिला है एक 2047 के विकसित भारत की। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 10 सालों में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वाकई 2047 में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो गरीबी रेखा से नीचे होगा। देश पिछले 10 सालों में इकोनॉमी के स्फीयर में वर्ल्ड लेवल पर 11वें पायदान से 5वें नंबर पर आया है। और आप मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज
एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज कि अगले 5 साल में देश इकोनॉमिक स्ट्रेटा में 5वें नंबर पर होगा, विश्व 3रे नंबर पर होगा विश्व में, तो ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश के यूथ के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अभी कल या परसों शायद जीडीपी का डेटा भी आया था, 8.8% लास्ट ईयर था, तो काफ़ी, इट इज़ द एवर हाईएस्ट आई थिंक, और वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट भी शायद इंडिया फास्टेस्ट, यस फास्टेस्ट ग्रोथ है। बिल्कुल। इसी के साथ ही, ग्रोथ के साथ ही, मैं अब आम आदमी पार्टी से हट के कांग्रेस पे आऊँगा ज़रा। कांग्रेस कहती है कि हमारी जो है ग्रोथ अच्छी हो नहीं रही है, जॉब्स की कमी है, और इसको हटाने के लिए वो लेकर आए थे एक नया प्लान जिसका पूरा गेम ये था कि आपकी जो वेल्थ होगी वो सर्वे की जाएगी और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। मोदी जी ने इसके ऊपर जब टिप्पणी करी तो उन्होंने कहा कि ये माओवादी सोच है, कम्युनिस्ट सोच है। सैम पिट्रोडा जो राहुल गांधी के गार्जियन एक टाइम पे हुआ करते थे, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर खूब अपना वो दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ये जो वो लेकर आए, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिस्ट सोच ज़रूर है, क्योंकि कम्युनिस्ट ही कहता है कि आपकी सारी वेल्थ जो है मिला के डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी लोगों के अंदर। क्या ये सही तरीका है या कैपिटलिज्म सही तरीका है? ये आजकल के बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कम्युनिज्म बेटर है कि कैपिटलिज्म बेटर है? मैं इस बात को ये 2 बड़े शब्दों से बाहर निकल के सोचता हूँ। बड़ा सिंपल सी बात है, जो आदमी ईमानदारी से मेहनत करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वेल्थ इकट्ठी कर रहा है, सरकार को उसका ड्यू टैक्स दे रहा है, समाज का एक बेहतर सिटीजन है, उसकी हायरार्की उसके बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या गलत है इसमें? ये इनकी सिर्फ एक स्पेशल वोट बैंक के लिए अपीजमेंट पॉलिसी है। इन्हें पता है कि ये सरकार में नहीं आ रहे, ये अपने हथकंडे अपना रहे हैं, जिसके कारण से देश पहले भी टूटा था। 1000 वर्ष हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, 200 वर्ष अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया है। ये उसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इन्हें लग रहा था हमारे पास लास्ट हथियार एक ही है। ये डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करते हैं, ये भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। 2014 से पहले देखिए ना, स्कैम्स की झड़ी लगी हुई थी। बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, दिल्ली में कॉमनवेल्थ का घोटाला, टैंकर का घोटाला, आदर्श वाला घोटाला। कौन कौन से घोटाले में कौन कौन सा बड़ा नेता इन्वॉल्व नहीं था? पिछले 10 साल में बताइए ना कि मोदी सरकार के एक भी मंत्री पर, एक भी सांसद पर, स्वयं मोदी जी पर भी कोई आरोप की उंगली भी है? दैट इज वाई द डेवलपमेंट इज सो फास्ट। अगर 2014 से पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवेज बनते थे, आज उसकी रफ्तार 36 से 38 किलोमीटर पर डे हो गई है। क्यों हो गई है? एक ही काम, एक ही बात है, हार्ड वर्क के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है। आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसकी कमीशन किसी को नहीं देनी है, ईमानदारी से काम करते हैं। काम की क्वालिटी भी इसीलिए अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 2014 से पहले की सरकारों में और 2014 के बाद की सरकार में। आपने एक बात कही कि बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल बात सही है, मगर कुछ लोगों का ये एक वो रहती है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं वो अगर अपोजिशन पार्टी के हैं तो कुछ समय के बाद वो बीजेपी में आ जाते हैं और उनके ऊपर से वो आरोप जो है उसके ऊपर फिर केस आगे नहीं बढ़ता है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात को बड़ा क्लियर मानता हूँ, देश के अंदर कानून का राज है। अगर कोई कल्प्रेट है, कोई भ्रष्टाचार किया है, किसी भी पार्टी में होगा, कानून अपना काम पूरा करेगा, फिर कानून के तहत जो होगा वो मान्य होगा। भ्रष्टाचार से मैं एक अगले उस पर आना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर इस समय इलेक्शन से पहले खूब माहौल चल रहा था लिकर स्कैम को लेके। केजरीवाल जी बाहर भी आए और उसके बाद जो है एक और कांड वहाँ पर हो जाता है स्वाति मालीवाल के साथ कि उनके घर के अंदर उनके साथ मारपिटाई हुई है। स्वाति मालीवाल काफ़ी एक्टिव रही हैं, जब जितना टाइम भी थी फीमेल राइट्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी एक्टिव थी वो। उन्हीं के साथ, और वो राज्यसभा मेंबर भी हैं, उन्हीं के साथ उनके घर के अंदर एक होता है
और एक ऐसे इंसान करते हैं जिनको कि बोला जाता है कि वो केजरीवाल की राइट हैंड है। पहले उनकी पार्टी आके मान लेती है कि चीज़ हुई है, फिर वो आते हैं बाहर और कहते हैं कि विभव कुमार ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं विभव कुमार, और एक कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू है पुराना जहां पर उन्होंने कहा है कि विभव कुमार जो है वो केजरीवाल के राइट हैंड है और कुछ भी उनको कोई भी 2 नंबर का काम करवाना होता है तो वो उनका इस्तेमाल करते हैं, ये कुमार विश्वास का कहना था। और उसमें कितनी सच्चाई है वो तो वही जानते हैं। मगर क्या आपको लगता है कि इस केस के ऊपर विभव कुमार का साथ देने में कोई और ऐसी चीज़ थी जो कि छिपाई जा रही है या छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल साहब और उनके बाकी साथी, देश की राजनीति को बदलने वाले, बदलेंगे ऐसा कहने वाले, अन्ना हजारे जैसे संत के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति में आने वाले, वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाएंगे, कोई कोलिशन नहीं करेंगे, पलटने में माहिर हैं। पलटते हुए बोलते हैं मैं देश के लिए ऐसा सोचता हूँ, देश के लिए ऐसा सोचता हूँ, और दिल्ली के लोगों को शराब पिलाएंगे, दिल्ली के युवाओं को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे। ठीक ठाक एक पॉलिसी चल रही है सरकार की, उसको इसलिए बदलेंगे। और उसके अंदर का कैच ये है कि दिल्ली के सरकार के जो नई पॉलिसी में जो शराब के ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी कमीशन 2% से 12% बढ़ाएंगे। वो 10% का आधा आधा करके आधा खुद लेंगे, आधा किसको देंगे। ये अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई नेता और पार्टी है, जिसका फल ये परिणाम भुगत रहे हैं जेल में जाके। मनीष सिसोदिया जेल में है, ऐसे ही नहीं है, देश में कानून का राज है। अगर देश का कोर्ट केजरीवाल साहब को चुनाव के लिए पैरोल लाइक बेल दे सकता है तो वो मनीष सिसोदिया को भी बेल दे सकता था। वो एलिजिबल नहीं हो रहे होंगे बेल के लिए। प्राइमा फेसाई एविडेंस हैं इनके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, ये कोर्ट भी मानता है, जिसके कारण से उनको नॉर्मल बेल नहीं मिली है। ये हर तरह के भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हैं, चाहे वो डीटीसी का बस घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का 65,000 करोड़ का घोटाला हो। सीएजी 10 पत्र लिख चुका है, उसका कोई उत्तर नहीं है, देते ही नहीं है, एस्केप कर रहे हैं। ईडी के 8 सम्मान आ जाते हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे, ईडी उसके पीछे भाग रही है। फिर कहते हैं कि हमें चुनाव के समय में गिरफ्तार कर लिया। मैं मानता हूं कि ये केजरीवाल ने प्लान किया कि मुझे चुनाव के समय में गिरफ्तार होना है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स जो उनके मन में थी कि मैं इसकी सिंपैथी लूंगा। उन्होंने इस बात को दिखाया भी कि जेल के बदले वोट। तो ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उनको इतने टाइम से समन जो भेजे जा रहे थे वो इसीलिए डेलिबरेटली वो अवॉइड कर रहे थे। उन्हें पता था कि अप्रैल मई में चुनाव है, तो ये अल्टीमेटली तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ये भी अंदर से पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार तो किया है। गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में पैसा गया है। तो रही बात स्वाति मालीवाल की, महिलाओं का सम्मान करेंगे ये कहने वाली पार्टी, ये पहली बार नहीं हुआ है स्वाति मालीवाल वाला केस। संतोष कोहली जो इनकी फाउंडर मेंबर थी, आम आदमी पार्टी बनाने वाली जो 10 लोग थे उसमें से एक थी, और बल्कि उससे पहले भी कहूँ तो जो केजरीवाल साहब का एक एनजीओ चला करता था सुंदर नगरी से, नंद नगरी के पास से, उसकी भी वो एक्टिव मेंबर थी इस एनजीओ में। उसका मर्डर हो जाता है, उसकी शक की सुई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आती है, वो भी इन्हीं की मेंबर थी। अब किसने मर्डर किया है तो भगवान जानता है, पर शक की सुई आम आदमी पार्टी के नेताओं पे आती है। संदीप इनके एक मंत्री थे पहले टर्म में, राशन कार्ड बनवाने के लिए महिला का यौन शोषण का आरोप उन पर है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केजरीवाल के सामने उनके विधायक मारते पीटते हैं, बिना उनकी मर्जी के हो जाएगा क्या? स्वाति मालीवाल तो उनकी राज्यसभा सांसद है, फीमेल कमीशन की चेयरपर्सन थी, महिलाओं की आवाज उठाती हैं वो अगर केजरीवाल के घर में रहते हुए, केजरीवाल के घर में, केजरीवाल साहब उस समय घर में हैं और केजरीवाल साहब का ही सहायक ओएसडी या पीएस वो उनके साथ मारपीट करता है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा है
कि बिना केजरीवाल साहब की कनाइवेंस के ये बात पॉसिबल कैसे है। आज एक घर में कोई जोर से भी बोलना शुरू करे तो घर का जो बड़ा आदमी है वो कमरे से बाहर आके कहेगा भैया क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल बात है। और उसको उनकी पिटाई होना जो, तो अगर इनकी अपनी राज्यसभा सांसद, इनकी बड़ी नेता केजरीवाल के घर में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की महिलाएं कैसे मान लें कि केजरीवाल साहब या उनकी सरकार दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा या सम्मान देगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात। बिल्कुल। इसी के साथ साथ ही जितने आरोप अभी आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो है एक जो रिजल्ट है वो हम लोगों को एग्जिट पोल में देखने को मिला। आने वाले हैं अभी अगले दिल्ली के विधानसभा चुनाव। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी कुछ बड़ा ग्राउंड हासिल कर पाएगी आम आदमी पार्टी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। दिल्ली की जनता को ठगा है केजरीवाल और उसके लोगों ने। एक्सपोज हो गए हैं ये लोग। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और अभी 4 जून को जो परिणाम दिल्ली के लिए आने वाले हैं, ये एक तरह से स्टार्ट होगा 2025 में केजरीवाल के एग्जिट का। समझ गया मैं। दूसरी चीज़ ये थी, कांग्रेस का भी एग्जिट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर इस समय। लवली जी भी जो कांग्रेस के थे वो भी अब बीजेपी आ चुके हैं और उनको, कांग्रेस वालों को अपने जो कैंडिडेट्स हैं दिल्ली के लिए, उनको बिहार से उठा के लेकर आने पड़ रहे हैं। बात बिहार की नहीं है। ले तो ये लंदन से भी आए, ऑक्सफोर्ड से भी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इनकी सोच की है। कांग्रेस की सोच का पतन हो चुका है। कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, नीयत नहीं है। जिस पार्टी की नीयत देश के प्रति देश तोड़ने वालों जैसी हो, वो ऐसे व्यक्ति को लेकर के अपना नुमाइंदा बनाए, अपना उम्मीदवार बनाए, जो खुलेआम बोलता हो और जिसको इस बात पर कोई रिग्रेट नहीं हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा इसलिए हैं कि उसके कातिल जिंदा हैं, ये कन्हैया के शब्द हैं। आप सोचिए उस व्यक्ति की सोच। और मुझे तो सोच पर शर्म आती है कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने क्या सोच करके उसको अपना उम्मीदवार बनाया। वो क्या बताना चाहती है? वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को बताना चाहती है। उसको खुश करने के लिए उनका पतन, वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इसलिए कन्हैया को लाया गया। देश के बारे में सोचने की उनका ताकत खत्म हो गई है, क्योंकि उनकी पार्टी में देशभक्त लोग रह ही नहीं गए हैं। उनके जीन्स, उनकी रूट्स भारतीय हैं ही नहीं। जिनकी रूट्स भारतीय नहीं है वो कैसे देश के बारे में अच्छा सोचेंगे? वो भारत माता को माता कैसे मान लेंगे? मां का खून कर रहे हैं वो लोग। कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे हम कन्हैया कुमार की बात कर रहे थे, तो कन्हैया कुमार जो है वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए। और इससे पहले जो मोदी जी ने कहा था कि माओवादी सोच है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है वो डेलिबरेटली अपने आप को कम्युनिस्ट वाली कैटेगरी में धकेलती चली जा रही है? देखिए, ये तो कांग्रेस ही बताएगी वो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। पर मुझे लगता है उनका धरातल, उनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक दिल्ली समय में दिल्ली की बात खाली नहीं है, पूरे देश में आप देखिए ना। देश की सबसे बड़ी पार्टी 84 के बाद 400 पार इन्होंने किया था। आज 40 भी आ जाए तो गनीमत लग रही है मुझे। इस बार ये अपना 40 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाएंगे। 200-250 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो 550 सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी, आज 250 सीटों पर सिमट गई है। उनको अपना आकलन तो करना ही चाहिए। चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं। आपका एक मैसेज जो आप ईस्ट दिल्ली के लोगों को देना चाहते हैं। 2 दिन के बाद रिजल्ट्स हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, आपने भी अपना काम कर दिया है। एक कुछ आखिरी शब्द जो आप ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए कहना चाहते हो हमारे शो के माध्यम से।
सबसे पहले तो मैं पूर्वी दिल्ली की जनता का, जनार्दन का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ओवरवेलमिंग आशीर्वाद के लिए मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी की जो नेतृत्व रहा, उनकी जो नीतियाँ अंत्योदय की रहीं, देश के, समाज के हर समुदाय, जाति, धर्म को उन्होंने जो लाभान्वित किया अपनी नीतियों से, अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से, उसके कारण से जनता जनार्दन ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परिणाम कल आने वाला है और मैं इस बात को बहुत रिलीजियसली बिलीव कर रहा हूँ कि जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा। पूर्वी दिल्ली में मैं केवल सांसद के नाते नहीं, यहाँ की जनता के सेवक के नाते पूरा प्रयास करूँगा अपना बेस्ट देने का, 24/7 देने का, 24/7 × 5 years देने का प्रयास करूँगा। मुझे लगता है आप ऑलरेडी दे रहे हैं, कि जब मैं अभी इंटरव्यू के लिए हम लगाए तो ऑलरेडी लोग आपसे आके मिल रहे थे और उनके प्रॉब्लम सुन रहे थे। लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा काम, अगर, क्योंकि आप एग्जिट पोल में आ गए इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप जीत जाते हैं, एक ऐसा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है जो आप ईस्ट दिल्ली के लिए करना चाहिए? एक नहीं, मैं 3-4 काम बताता हूँ। बिल्कुल। पूर्वी दिल्ली में जितने झुग्गी क्लस्टर हैं, मेरे मन में है कि पूरे 5 साल में सभी झुग्गी क्लस्टर्स में प्रधानमंत्री जी की जो योजना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की है, उन लोगों को उस योजना का लाभ दिलाऊं। और मेरी कोशिश है कि जुलाई अगस्त से हमारे यहाँ पे दिलशाद कॉलोनी में 4 कॉलोनीज़ हैं, कलंदर कॉलोनी है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है, एक कॉलोनी और है पास में, उनमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का काम शुरू करा दें। वहाँ 4000 झुग्गियाँ हैं, उनको 4000 फ्लैट बना के दें। ऐसा मेरे मन में है कि हम इसको जुलाई अगस्त से प्रारंभ कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे एक पिछले 10 साल में आईपी यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार ने शुरू की है। उसके साथ ही हमारे यहाँ के यंगस्टर्स के लिए एक लॉ कैंपस बनवाना भी मेरी प्रायोरिटी है। यहाँ पार्किंग की समस्या है, एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग भी मैं अगले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर उसका काम प्रारंभ करा पाऊँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। और एक बहुत मेरे मन का मुद्दा है, हालांकि वो डोमेन दिल्ली सरकार का है, 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने के बाद भी उन्होंने यमुना जी की सफाई पर कुछ नहीं किया है। सौभाग्य तो है कि दिल्ली से यमुना जी होके गुजरती हैं, दुर्भाग्य ये है कि केजरीवाल साहब ने इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और राजनीति की है, झूठ बोला है। 18 गंदे नाले यमुना जी में गिरते हैं, वहाँ पे सिर्फ सीटीपी प्लांट भी लगा देते तो शायद गंदा पानी गिरना कम होता, यमुना जी रिवाइव होती, उनकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ पाती। ये मेरे मन का मुद्दा है। मेरा प्रयास रहेगा यमुना जी स्वच्छ हों, जल्दी हों, ऐसी कोशिश करूँगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को कोई चांस देने का इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए, ये थे हर्ष मल्होत्रा जी। मिलते हैं आपसे अगले एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए वैल्यू नेशन पॉडकास्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।